गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाशिकी। ये हमारी एक यूनिट है ऑप्टिक्स की, जिसमें 2 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर और 12 चैप्टर, 11वां और 12वां। तो प्रकाशिकी की हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा प्रकाश, कि प्रकाश होता क्या है। तो सीधी सी बात है, आप भी जानते होंगे प्रकाश की जो डेफिनेशन है लाइट की, वो होती क्या है कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश। यानी कि प्रकाश एक तरह का क्या है, मीडियम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो मीडियम है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं। अब मीडियम है, मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम की बात करें हम तो मीडियम कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो निर्वात में भी मूव करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए निर्वात यानी कि वैक्यूम भी हम ले सकते हैं। अब जो लाइट है वो क्या है, मीडियम में भी मूव करता है और वैक्यूम में भी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो निर्वात में भी गति कर सकती है और माध्यम में। तो लाइट भी हमारी क्या है, निर्वात के साथ साथ माध्यम में भी गति कर सकती है। लेकिन जो लाइट है वो माध्यम उसके लिए कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे कि कांच हो गया या फिर पानी हो गया, अब्रक हो गया, तो उसके लिए जो कैसा मीडियम होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये हमने बात की लाइट की। अब लाइट है उसका जो वेग होता है सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम के अंदर, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे जो ज़्यादा वेग होता है लाइट का वो होता है वैक्यूम में। उसके बाद होता है लिक्विड में, यानी कि द्रवों में। और सबसे जो कम वेग होता है लाइट का वो होता है सॉलिड में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में और सबसे कम होती है सॉलिड में। तो ये बात हमने की इसकी लाइट के बारे में। हमने लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें देखी हैं अभी तक। अब हम हमारे पॉइंट्स पे आते हैं कि जो लाइट है उसकी नेचर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है। यानी कि जो लाइट है वो 2 तरह का व्यवहार शो करती है। कौन कौन सा है? एक तो कणीय और दूसरा तरंगीय। यानी कि जो लाइट है वो कणीय रूप में भी चलती है या तरंगीय रूप में भी चलती है। कणीय की बात करें तो हम इसे किरण के रूप में भी बोल सकते हैं। तो 2 तरह की हो गई, एक तो कणीय या किरण, दूसरी तरंगों के रूप में। जो लाइट है वो 2 तरह का व्यवहार दिखाती है, किरण और तरंग। तो अभी हमारा जो पढ़ रहे हैं हम ऑप्टिक्स, उसमें मैंने आपको बताया कि 2 चैप्टर हैं, 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर। तो 11वां जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम लाइट के किरण व्यवहार को दर्शाने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे और जो तरंगीय व्यवहार दर्शाने वाली को हम 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्टिक्स वाला जो हमारा यूनिट है वो 9 नंबर की है पूरी। तो एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला के वो 9 नंबर के आते हैं। 3 क्वेश्चंस आएंगे 4-4 नंबर के, वो होंगे बड़े क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से ये तो आएंगे, 2 तो आएंगे अथवा में और एक आएगा किसी और क्वेश्चन के साथ, वो भी आएगा, मतलब एक वैसे आएगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। यानी कि हमको इसमें से एक क्वेश्चन करना है और एक ये, इस तरीके से ये टोटल हो गया 8 नंबर। और जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है वो एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। तो इस तरीके से हमारी जो ऑप्टिक्स है वो 9 नंबर की होगी। अब बात करें हम किरण व्यवहार दर्शाने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे वो है प्रकाश का
परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरीके से तरंगे व्यवहार दर्शाने के लिए व्यतिकरण हो गया। तो ये हम 11वें और 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो रे ऑप्टिक्स है हमारा, इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन कहते हैं किसे हैं? तो अगर मैं मीडियम की बात करूं कि जैसे ये कोई मीडियम वाला हो रहा है हमारा, इस मीडियम से कोई लाइट की किरण इधर से इधर जाने चाहती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है कि ये जो किरण है यहाँ से इस वाले मीडियम में एंटर ना करके वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब कोई लाइट की किरण किसी माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर मैं इसे एक अभिलंब देखूं, अभिलंब मतलब तल से 90 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा, तो ये है अभिलंब। अभिलंब से ये जो कोण होगा वो होगा आई, इसे हम बोलेंगे आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और ये है परावर्तित जो किरण है उसके साथ जो कोण बन रहा है उसे हम बोलेंगे आर, और इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हैं। पहला नियम ये कि इंसिडेंट ऑफ एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्शन एंगल के, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्शन एंगल। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि जो हमारा आपतन किरण है, इसे हम बोलेंगे आपतन किरण या आपतित किरण, और इसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम। अब इस वाले टॉपिक से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। तो वो क्या क्वेश्चन आता है कि जब कोई प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है, यानी कि वो उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि आप जब किसी प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है तो उस प्रकार परावर्तित जो किरण है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में चलता है, और फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है h न्यू। h है प्लांक कांस्टेंट और न्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। तो h का मान तो कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू। इसको हम ये भी लिख सकते हैं c/λ, यानी कि h c/λ, जहाँ पर c क्या है वेलोसिटी और लैम्डा क्या है
वेवलेंथ। तो हम ये कह सकते हैं जो परावर्तित किरण है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, वेग और तरंग दैर्ध्य समान रहता है, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य या वेग से ये आपकी किरण आकर आ रही है, उसी आवृत्ति, उसी वेग और उसी तरंग दैर्ध्य से ये जो किरण है वो क्या होगी, परावर्तित होगी, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तीव्रता क्या होती है, इस आपतित किरण की जो तीव्रता है वो चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि जिस इंटेंसिटी से ये जो आपतित किरण की जो तीव्रता होगी उस इंटेंसिटी से परावर्तित नहीं होगी, यानी कि वो जो इंटेंसिटी है उसकी कम हो जाएगी, यानी कि तीव्रता कम हो जाएगी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तो था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे दर्पण की। एक चीज मैं वो बताना चाहती हूँ इसमें परावर्तन में, कि जो परावर्तन होता है वो 2 प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हम किसे कहेंगे कि जो तल है हमारा, यानी कि वो तल जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, वो जो तल है हमारा वो कैसा होना चाहिए, मतलब स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। तो जैसे ये है हमारा तल, इस पर कोई प्रकाश की किरण आई और ये उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसे हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, यहाँ पर जो तल होगा वो स्मूथ नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, कैसा होगा, खुरदुरा होगा, यानी कि ये जैसे खुरदुरा हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है वो क्या होती है, इस तल से टकराने के बाद में वो फैल जाती है, सभी डायरेक्शन में फैल जाती है इस तरीके से। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो अनियमित परावर्तन है एक तरीके का विसरण है। विसरण मतलब होता है फैलना, तो इसे हम विसरण भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरण है वो फैल जाती है, लेकिन वो जो फैलती है वो उसी मीडियम में फैलती है। विसरण को हम प्रकीर्णन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रकीर्णन होगा उसे हम पूरी तरीके से प्रकीर्णन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो किरण आ रही है वो उसी मीडियम में लौटती है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं फैलेगी है, तो इसलिए हम इसको पूरी तरीके से प्रकीर्णन नहीं कहेंगे। तो ये था हमारा परावर्तन। अब हम देखेंगे दर्पण। तो जो हमारा दर्पण है वो भी 2 प्रकार का होता है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम बात करें समतल दर्पण की, तो नाम से ही स्पष्ट है समतल दर्पण, यानी कि जिसका तल कैसा हो, समतल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। यानी कि ऐसा तल जिसके एक तरफ तो क्या हो रही हो, पॉलिश हो रही हो, और जो तल है वो कैसा हो, समतल हो, तो इसे हम बोलेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में होता क्या है कि जैसे ये हमने ये वाला पार्ट हमने पॉलिश कर रखा है, तो इसमें होता क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो उसके लिए फोकस पूरी होती है इन्फिनिटी। इसमें एक चीज हो है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं और वस्तु के बराबर बनते हैं।
ये हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में हमने पढ़ा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। एक चीज और कि यहाँ जो पार्श्विक विस्थापन और होता है। पार्श्विक विस्थापन का मतलब जैसे कि हम लोग शीशे में देखते हैं, कांच में देखते हैं, तो हम क्या अपने आप को उल्टा देखते हैं। जो हमारा जो दाया हाथ है वो शीशे में बायां दिखाई देता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये समदर्पण है, समतल, इसके सामने हमने पी रखा तो हमको कैसा दिखाई देगा, उल्टा टी। तो ये है हमने बात की समतल दर्पण की। अब हम बात करें गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण को हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने कोई खोखला कांच का गोला लिया, इस खोखले कांच के गोले को हमने इसका एक भाग हमने इस तरीके से काट दिया, तो ये जो कटा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाएगा, दर्पण। ये दर्पण कहलाएगा। इसकी एक सतह पॉलिश कर देंगे हम तो वो बन जाएगा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण है वो भी दो तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका ऊपर वाला सिरा उभरा हुआ हो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका अंदर वाला सिरा उभरा हुआ हो, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका एक नाम और है उत्तल का अपसारी दर्पण और अवतल का है अभिसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि अपसारी मतलब होता है फैलना, यानी कि इस दर्पण से जो भी हम किरण आपतित कर रहे हैं, ये जो किरण है वो क्या होगी, फैल जाएगी। यानी कि इन किरणों का जब परावर्तन होगा तो ये फैल जाएंगे इस तरीके से। अभिसारी दर्पण, अभिसारी मतलब होता है सिकुड़ना, मतलब किसी पॉइंट पे आके मिलना। तो यहाँ से जो भी हम किरणें आपतित हो रही है वो क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे, तो ये होगी अभिसारी दर्पण। तो अब हमने पढ़ा है गोलीय दर्पण के बारे में, बेसिक जानकारी पढ़ी है हमने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।